बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट के आज के सेशन में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कोलिजन के ऊपर। कोलिजन क्या चीज़ है? जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए टकराते हैं तो उन पे एक बिग फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम कोलिजन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, कोलिजन में क्या होगा कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे के करीब आएंगे और जब ये एक दूसरे से टच करेंगे तो एक बहुत ही थोड़े वक्त में एक बहुत बड़ी फोर्स लगेगी और उसके बाद ये फोर्स लगने के बाद एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अब जब ये कोलिजन का अमल हो रहा होता है जिसको हम इवेंट कहते हैं, तो बिफोर द इवेंट और आफ्टर द इवेंट जो सिचुएशंस हैं उनको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। जब ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्टूडेंट्स टकराते हैं तो ये दो क्वांटिटीज़, दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। एक मास है और दूसरी वेलोसिटी है। लिहाजा मास तो इस इवेंट में बिल्कुल भी तब्दील नहीं होता, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो होल्ड करता है। बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन मास कांस्टेंट हम अज्यूम करते हैं ओवरऑल सिस्टम का। और दूसरी चीज़ ये कि वेलोसिटी की जहाँ तक बात है तो वेलोसिटी चेंज होती है। लिहाजा फ़िज़िक्स में जो दो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि वेलोसिटी से रिलेट करती हैं, यानी एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा मोमेंटम, तो ये भी चेंज होता है। ठीक है, तो लिहाजा जब दो बॉडीज़ आपस में टकराएंगी तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी और उनका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो अब अगर हम उस दो बॉल्स के सिस्टम पर गौर करें तो हम ये देखते हैं कि जो ये सिस्टम है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, यानी ओवरऑल एक अलग अलग दोनों बॉल्स का मोमेंटम तो तब्दील होता है, लेकिन अगर हम दोनों बॉल्स को इकट्ठा एक सिस्टम की तरह देखें तो फिर उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अलबत्ता जहाँ तक तल्लक है वेलोसिटी उसका काइनेटिक एनर्जी का, तो बाज़ औक़ात किसी कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है और बाज़ औक़ात कांस्टेंट नहीं रहती। सो ऐसी तमाम कोलिजन्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन कांस्टेंट रहे उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड कर जाएगा और उसको हम बोलते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। और अगर ये कांस्टेंट ना रहे, यानी सिस्टम की कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और सिस्टम की कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों डिफरेंट आए, तो फिर हम बोलते हैं कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के दरमियान में इन इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस भी है, और वो ये है कि अगर दो बॉडीज़ आपस में टकराएं और टकराने के बाद वो जुदा ना हो बल्कि एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, तो ऐसी सूरत में हम इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट्स, जो कोलिजन की अगर हम फिज़िक्स में डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? कोलिजन is an event in which two bodies strike each other applying large force for a small time। तो एक बड़ी फोर्स लगती है लेकिन बहुत ही छोटे वक्त के लिए लार्ज फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, सो जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि दो टाइप्स की कोलिजन्स हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum, law of conservation of kinetic energy holds. Okay, but in inelastic collision, law of kinetic conservation of kinetic energy does not hold। तो इसमें ये होल्ड नहीं करता। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलवेज होल्ड्स। ठीक है, चाहे जिस तरह की भी कोलिजन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमेशा होल्ड करेगा। हम उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जब भी दो बॉल्स आपस में टकराएंगी
जब भी इन दो बॉल्स के दरमियान कोलिजन होगा तो कोलिजन होने से पहले जब ये एक दूसरे के करीब आ रही होंगी, ये दो बॉल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो करीब आते के लम्हे में हम इसको बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी एक दूसरे के करीब आने की वेलोसिटी, एक के दूसरे के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी कितनी है। सो दिस इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जब ये कोलिजन होगी, स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इन दोनों की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहती है। सो अगर हम ये बोलें कि अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ये u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और u1 वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू u2 से ज़्यादा है, ठीक है, तभी ये दोनों आपस में टकराएंगे। ये जो u1 है ये तेज़ी से आएगा पीछे से और u2 जो है वो निस्बतन स्लो है, तो ये आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद फिर ये एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है सपोज करें कि ये v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। सो मैं इस ऑब्जेक्ट को m1 कह देता हूँ, ये हमारा m2, m1 और m2। सो m1 जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले वो थी u1 और कोलिजन होने के बाद m1 जो मास है उसकी वेलोसिटी हो गई v1। तो इन दोनों का सम जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। कोलिजन से पहले जो m2 ऑब्जेक्ट है, बॉल है, उसकी वेलोसिटी यानी u2 और कोलिजन के बाद m2 की वेलोसिटी v2। ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी, लेकिन कब होल्ड करेगी स्टूडेंट्स? जब आपके पास इलास्टिक कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और वो भी हेड ऑन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन का मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान यानी ये बिल्कुल एक ही एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, ये किसी एंगल पे नहीं टकराएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में टकराएंगे। इसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन हो और उसके साथ साथ इलास्टिक कोलिजन हो तो तब ये इक्वेशन हमारे पास होल्ड करती है, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं u1 माइनस u2, ये हमारे पास v1 है, ओके, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ओके। तो ये जो मेरे पास है u1 माइनस u2, ठीक है, ये कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट मास m1 की वेलोसिटी का डिफरेंस है और ये v2 माइनस v1 ये टकराने के बाद m2 मास की वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ओके। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं हम अमूमन इलास्टिक कोलिजन में इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, एक ये इक्वेशन आपने याद रखनी है और दूसरी इक्वेशन आपने याद रखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या लिख सकते हैं? बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या है? m1 u1 प्लस, सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो m2 u2, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आपने याद रखनी है, इन्हीं दो इक्वेशंस ने यूज़ होना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा अप्लाई होगा, लेकिन ये जो
इक्वेशन नंबर 1 है, अच्छा इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के अंदर ही आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, सो अब इनकी एप्लीकेशंस के लिए हम उन प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन्स के प्रॉब्लम्स हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In a two-body collision, if the momentum of the system is conserved, then which of the following best describes the kinetic energy after the collision? यानी दो बॉडीज आपस में कोलाइड किया उन्होंने, तो कह रहा है कि मोमेंटम सिस्टम का तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक है तो उसके बारे में नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से बेस्ट कौन सी स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि मस्ट बी लेस, यानी टकराने के बाद जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो लाजमी तौर पर कम हो जानी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, लाजमी तौर पर कम होना ज़रूरी तो नहीं है, ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ओके, बी में कहते हैं मस्ट आल्सो बी कंजर्व्ड, उसको लाजमी तौर पर कांस्टेंट होना चाहिए कोलिजन और होने और बाद में, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहे काइनेटिक एनर्जी, सो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है, मे आल्सो बी कंजर्व्ड, वो कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स इसका सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, डी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। ओके, सो ये मैंने पहले भी बताया आपको कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी कोलिजन में कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ टू बॉडी कोलिजन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, पिछले सवाल को ही थोड़ा तब्दील किया गया है कि अब की बार अगर किसी कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, तो मोमेंटम को कौन सी बात ज़्यादा बेहतर डिस्क्राइब कर रही है। तो पहला ऑप्शन है मस्ट बी लेस, यानी मोमेंटम को लाजमी तौर पर कम होना चाहिए कोलिजन होने के बाद, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मस्ट आल्सो भी कंजर्व, लाजमी तौर पर उसे कांस्टेंट होना चाहिए, यस लाजमी तौर पर कांस्टेंट होना चाहिए, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, लिहाजा बी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कोलाइड इलास्टिकली, दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है, ठीक है, ये दोनों आपस में टकराती हैं इलास्टिकली, और जो m मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो 2m मास है वो 2v यानी डबल वेलोसिटी के साथ उसकी तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो उनकी कोलिजन होने के बाद हमने वेलोसिटी बतानी है। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक बॉल है और इसका मास है m और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ। ओके, और ये हमारी दूसरी बॉल है और इसका मास है 2m, यानी उससे डबल मास की है ये, और ये मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ये अगर वो राइट साइड पे जा रही है तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगी 2v के साथ, ठीक है। तो ये आपस में टकराती हैं इलास्टिकली, तो हमने बताना है कि टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम सपोज करते हैं कि टकराने के बाद जो m मास है, सपोज करें कि वो v1 प्राइम से मूव कर रहा है और टकराने के बाद ये जो बड़ा मास है 2m ये मूव कर रहा है v2 प्राइम से, ठीक है। ये v1 और v2 प्राइम हमने फाइंड करने हैं। मैंने दोनों को राइट साइड पे ले लिया है क्योंकि मुझे नहीं पता टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन राइट होगी या लेफ़्ट होगी, तो जो एंड पर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी सिंबल वेलोसिटी के साथ तो वो मुझे बता देगी। अगर पॉजिटिव आई तो फिर इसका मतलब मैंने सही डायरेक्शन चूज़ की थी, और अगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन मैंने चूज़ की थी उसके उल्टी डायरेक्शन होगी। ओके, सो अब हम इसके ऊपर सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो क्या है, P फाइनल
यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, m v1 प्राइम प्लस 2m v2 प्राइम। ठीक है, ये इसका फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का, इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम क्या है mv, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस 2m इंटू 2v। ओके, सो इसमें जो m है वो हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सारी टर्म्स में राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये सेम आ रहा है। ओके, तो हम लिखेंगे इसको v1 प्राइम प्लस 2v2 प्राइम इक्वल टू v माइनस 2 टू ज़ 4v, दैट्स इक्वल टू माइनस 3v। ओके, तो ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ v1 प्राइम प्लस 2v2 प्राइम इक्वल टू माइनस 3v। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ लिखी हुई है, इस इक्वेशन को मैं अप्लाई करूँगा वहाँ पे। ओके, सो हम इसको लिखेंगे v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, फार्मूला लिख रहा हूँ अभी u1 माइनस u2। ठीक है, सो ये वेलोसिटी, ये लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये तो वही है v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम माइनस v1 प्राइम, दैट्स इक्वल टू, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1, m जो बॉडी है ये मेरी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी वेलोसिटी थी v माइनस, और u2 ये उल्टी साइड पे जा रहा है इसलिए इसकी वैल्यू याद रखिएगा नेगेटिव आपने पुट करनी है, सो माइनस 2v। ओके, सो ये हो जाएगा v प्लस 2v दैट्स इक्वल टू 3v। ओके, तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम इक्वल टू 3v। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है मेरे पास। अब दो ही मेरे पास अननोन हैं, v1 प्राइम और v2 प्राइम, और दो ही मेरे पास इक्वेशंस हैं, तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो देखिए v1 प्राइम पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में नेगेटिव v1 प्राइम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। सो ऐड 1 एंड 2, तो जब आप इनको ऐड करते हो तो देखें v1 प्राइम और v1 प्राइम आपस में कैंसिल हो जाएगा, जबकि 2v2 प्राइम और इसमें v2 प्राइम ये ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 3v2 प्राइम इक्वल टू, और राइट साइड पे माइनस 3v है और इधर प्लस 3v है, तो ये ऐड होकर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो v2 प्राइम है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास 0 मीटर पर, तो एक अननोन मैंने निकाल लिया v2 प्राइम। इस v2 प्राइम की वैल्यू मैं अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करूं इसमें, तो फिर क्या होगा, v2 प्राइम 0 हो जाएगा, तो माइनस v1 प्राइम इक्वल टू 3v, यानी हम कह सकते हैं कि v1 प्राइम इक्वल टू माइनस 3v। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ v1 प्राइम इक्वल टू माइनस 3v। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन दूसरी अननोन की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, तो दो अननोन आ गए मेरे पास, एक है v2 वो 0 है, v2 प्राइम दैट्स इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये दो अननोन हैं। तो अगर आप वापस उस डायग्राम में देखें तो क्या सूरत हाल हमारे सामने आई कि जो m बॉडी थी वो राइट साइड पे जा रही थी v वेलोसिटी के साथ, और जो 2m बॉडी थी वो लेफ्ट साइड पे जा रही थी डबल वेलोसिटी के साथ। जब ये आपस में टकराए तो टकराने के बाद क्या हुआ, जो डबल मास वाली बॉडी थी वो रेस्ट पोजीशन पर चली गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, जबकि ये जो सिंगल मास वाली बॉडी थी, बॉल थी, इसको क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी है वो 3v हो गई। अलबत्ता नेगेटिव साइन मुझे ये बता रहा है कि ये जो मैंने यहाँ पर अलामत लगाई है ये अलामत दुरुस्त नहीं है, यानी ये राइट साइड पे नहीं जाएगी बल्कि ये लेफ़्ट साइड पे जाएगी। तो हम इसको दुरुस्त कर देते हैं, इसको हम बताते हैं कि हमने जो अंदाज़ा लगाया था वो ठीक नहीं था, और ये 3v वेलोसिटी के साथ लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी और ये रेस्ट पर चली जाएगी, इसलिए इसके ऊपर हम इसको एरो को हटा देते हैं
और ये v2 प्राइम इक्वल टू 0 हो गया, ये रेस्ट पे हो गई, ठीक है। तो ये इसका मतलब है एक आंसर हमारा 0 है और एक आंसर हमारा 3v है, तो लिहाजा जो ई ऑप्शन है मेरा वो ठीक है, ठीक है। जो v है, जो m ऑब्जेक्ट था वो 3v से जा रहा है, इसका मतलब b ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो 3v जो पहला ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 0 है, तो सो b ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए हैवी वॉल मूविंग टुवर्ड्स द बॉल। तो एक गेंद है और एक बॉल है, वॉल है, दीवार है, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बॉल जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, थोड़ी तेज़ है, डबल है, और वॉल जो है वो 1 मीटर पर सेकंड के साथ इसकी तरफ मूव कर रही है। तो थोड़ा इसको स्केच करते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास वॉल है, ओके, और ये बॉल, ये बॉल राइट साइड पे मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, जबकि ये वॉल खुद मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड से। ओके, कहता है कि अज्यूम करें कि कोलिजन इलास्टिक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। देखिए ये बॉल तो उसने खुद बताया कि हैवी है, ठीक है, तो अब ये मुमकिन नहीं है, हैवी वॉल है तो ये दीवार के साथ टकराए और दीवार पीछे की तरफ जो है ना वो पुश हो, ऐसा नहीं होगा। वॉल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बॉल आके टकराएगी और टकरा के वापस मुड़ जाएगी, ठीक है, ये दीवार अपना सफ़र जारी रखेगी। सो वॉल की वेलोसिटी या डायरेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो वाला फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे v2 माइनस v1 दैट्स इक्वल टू u1 माइनस u2, ठीक है। तो v2 क्या है, ये हम वॉल को मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है टकराने के बाद, और वो कितनी रहेगी, वो 1 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे तो मैं -1 लगा देता हूँ, माइनस v1 क्या है, टकराने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी है जो मुझे फाइंड करनी है, लिहाजा इसको मैं v1 ही लिखूँगा, इक्वल टू, और u1 क्या है, टकराने से पहले इस बॉल की वेलोसिटी है और वो कितनी है 2, माइनस, और u2 क्या है, टकराने से पहले बॉल की वेलोसिटी है और वो 1 ही थी लेकिन लेफ़्ट साइड पे, सो -1 यहाँ लगाएंगे। सो -1 माइनस v1 इक्वल टू 2 + 1 दैट्स इक्वल टू 3, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये -1 दूसरी साइड पे चला जाएगा राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 4, ओके, और नेगेटिव से अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो v1 आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास, तो देखें इसका मतलब ये है कि जो बॉल है टकराने के बाद लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। नेगेटिव हमें ये बता रहा है कि ये लेफ़्ट साइड पे 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगी। ओके, सो हमारा जो ये ऑप्शन है ये दुरुस्त है, ठीक है। नेगेटिव ऑप्शन में आपको नज़र नहीं आएगा, और नेगेटिव सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है। हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग अ स्नोबॉल फाइट 2 balls विद मासेस ऑफ 0.4 and 0.6 kg। तो स्नोबॉल फाइट हो रही है, यानी बर्फ़ के गोलों के साथ बच्चे खेल रहे हैं। तो सपोज करें कि ये एक हमारे पास बर्फ़ का गोला है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है, इसका मास जो है वो है 0.4 किलोग्राम, और दूसरा जो बर्फ़ का गोला है वो थोड़ा बड़ा है इससे, ओके, तो इसका मास जो है वो कितना है 0.6 kg। ओके, तो ये इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, और ये इस तरफ को मूव कर रहा है, और दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड से।
कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 1 kg मास, मतलब ये टकराए और टकराने के बाद ये एक सिंगल मास में चेंज हो गया, ठीक है। टकराने के बाद ये 1 किलोग्राम, यानी बर्फ़ का गोले दोनों जब आपस में टकराए तो इनका मास आपस में क्या हो गया, कंबाइन हो गया, ठीक है। तो ये 1 किलोग्राम का मास हो गया, ओके। तो ये जो 1 किलोग्राम का मास है, कहते हैं कि इसकी जो है ना आपने बतानी है स्पीड। हम मान के चलते हैं कि ये राइट साइड पे जाएगा v वेलोसिटी के साथ, जो कि हमने फाइंड करनी है, ओके। देखिए यहाँ पर बर्फ़ के 2 गोले आपस में टकराए, टकराने के बाद वो आपस में चिपक गए, स्टिक ऑन हो गया एक दूसरे के साथ। तो ये जो है ना इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल नहीं है। इलास्टिक कोलिजन में ये नहीं होता, इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपस में चिपकते नहीं हैं। ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड नहीं करेगा, और ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की इक्वेशन है वो भी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, वो सिर्फ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में होल्ड करती है। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके। सो उसको अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। हम लिखेंगे P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। देखिए फाइनल में क्या है, मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और उसका मास कितना है 1, ओके। सो 1 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है वो मैंने मालूम करनी है, v इक्वल टू इनिशियली सूरत हाल क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 0.4 किलोग्राम का, और ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स राइट, और दूसरा है नेगेटिव लगाऊंगा क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। सो 0.6 इंटू 15, ओके। सो v इंटू 1, तो ये v इक्वल टू, तो यहाँ से 15 आप कॉमन ले लें तो 0.4 माइनस 0.6 दैट्स इक्वल टू 15 माइनस 0.2, ओके। सो अगर आप 15 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, 3.0 नेगेटिव 3.0 मीटर पर सेकंड, ओके। सो इसका नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बर्फ़ का गोला है, ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा, ओके, और विद 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, 3 मीटर पर सेकंड के हवाले से। A 20 gram bullet moving at 1000 meter per second is fired through a 1 kilogram block of wood emerging at a speed of 100 meter per second. ओके, हमारे पास ये एक बुलेट है और ये बुलेट मूव कर रही है राइट साइड पे, और इसकी वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड, और इसका मास है 20 ग्राम, और ये जाकर टकराती है एक ब्लॉक के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक है, इससे टकराएगी और टकराने के बाद स्टूडेंट्स इसमें से गुजर जाएगी, ओके, और अपना सफ़र जारी रखेगी। और अब की बार इसकी वेलोसिटी स्लो हो गई है, कम हो गई है, 100 मीटर पर सेकंड हो गई है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये ब्लॉक जो पहले रेस्ट पे था, अब ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा। इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमने बतानी है, पहले ये रेस्ट पे था, ओके। हमारे पास एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, और हम इक्वेशन लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है इनिशियल मोमेंटम। देखिए फाइनल में मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ब्लॉक है और एक बुलेट है, गोली है, ठीक है। तो ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, 1 किलोग्राम, राइट। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी वो मुझे मालूम करनी है तो मैं उसको v लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस जो बुलेट है उसकी मास कितनी है, 20 ग्राम, तो उसको किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, और उसकी वेलोसिटी थी टकराने के बाद जब वो गुजरी तो 100,
तो ये लिखा हमने, ये हमारा हो गया सिस्टम कोलिजन के बाद वाला, सारा उसका मोमेंटम मैंने लिख दिया। अब इनिशियल मोमेंटम के यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, गोली, ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो इसलिए उसकी तो मोमेंटम होगी नहीं। ओके, सो 20 और इसको भी 1000 से डिवाइड करूँगा किलोग्राम बनाने के लिए, और उस वक्त इसकी वेलोसिटी थी 1000, तो ये हमने लिख लिया। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये 20 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ओके, ये 1000 से कैंसिल, तो हमारे पास v इंटू 1 v इक्वल टू v प्लस 2 इक्वल टू 20, ओके, और v इक्वल टू 20 माइनस 2, सो इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज़ 18 मीटर पर सेकंड। तो पॉजिटिव रिजल्ट आया, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन मैंने ब्लॉक की ली थी वो दुरुस्त थी, तो ये 18 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ राइट साइड पर मूव करेगा। सो हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन ये करेक्ट है, 18 मीटर पर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम बुलेट मूविंग एट 1000 मीटर पर सेकंड इज फायर्ड थ्रू अ 1 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ वुड इमर्जिंग एट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। ये वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब की बार हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी, तो पिछली जो क्वेश्चन था उसमें मैंने इसकी ब्लॉक की कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकाली थी 18 मीटर पर सेकंड, और उसी वेलोसिटी के फार्म से हम अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 mv²। सो 1/2 और m ब्लॉक का मास है 1 और वेलोसिटी उसकी है 18, सो 18 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 ये आता है 162 जूल, ठीक है। और अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मेरे ऑप्शंस किलो जूल में है, तो आप इसको क्या कर दें 1000 से डिवाइड कर दें, ओके, तो ये हमारे पास 0.16 किलो जूल आ जाएगा। सो 0.16 किलो जूल, यह हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 ग्राम बुलेट मूविंग एट 1000 मीटर पर सेकंड इज फायर्ड थ्रू 1 kg ब्लॉक ऑफ वुड इमर्जिंग एट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। वही क्वेश्चन एक दफ़ा फिर, लेकिन अब की बार वो हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, लेकिन सिस्टम की, और सिस्टम में दोनों चीज़ें हैं, बुलेट भी है और हमारे पास उसकी जो है वो ब्लॉक भी है। तो इस सिस्टम की अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ओके, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करना है। सो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो चेंज है, हम उसको यूँ लिखेंगे एक फार्मूले में, काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है सिस्टम का, वो यहाँ लिख देते हैं हम सिस्टम दैट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है इनिशियली वो कितनी थी। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। इसमें हमें पहले जो है काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की फाइनल है वो, और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जो इनिशियल है, ये दोनों हमें अलग अलग मालूम करनी है। ओके, तो पहले हम ये मालूम करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इसमें चेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है, चेंज के बगैर भी ये चलेगा क्योंकि चेंज नहीं हम लिखेंगे यहाँ। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द फाइनल स्टेज दैट्स इक्वल टू, सिस्टम में कौन है, बुलेट है और ब्लॉक है। सो काइनेटिक एनर्जी बुलेट की, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की, लेकिन कब, फाइनल, ओके। अच्छा, सो काइनेटिक एनर्जी बुलेट की फाइनल क्या है, 1/2, बुलेट का मास फाइनली क्या है, बुलेट का मास तो वही है 20/1000, और बुलेट की जो वेलोसिटी है टकराने के बाद फाइनल वो है 100। ये हमने लिखा वेलोसिटी का स्केयर के तौर पर, ओके, प्लस जो ब्लॉक है उसकी कहानी क्या है 1/2, और ब्लॉक का मास है 1, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने निकाली थी 18, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसको आप कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आंसर लिख देता हूँ। सो
262 जूल, ये हमारे पास आंसर आता है इसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट फाइनल स्टेज। ओके, इसी तरीके से ये तो हमने ये निकाला, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द इनिशियल स्टेज हम निकालते हैं। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम at initial stage equal to kinetic energy of the bullet at initial stage plus kinetic energy of the block at the initial stage। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की है वो क्या होगी, 1/2, उसका मास 20 डिवाइडेड बाय 1000, और बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 1000 थी। ठीक है, स्टार्ट में स्केयर प्लस जी। तो ये ब्लॉक जो है वो तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो वो तो ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे हम ये 1000 इससे कैंसिल कर देंगे, 2 10 = 20, तो मेरे पास 10 × 1000, तो ये आ जाएगा 10,000 जूल। ओके, तो ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द इनिशियल स्टेज। तो ये दोनों मैंने फाइंड कर ली, इनिशियल स्टेज पर जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थी वो, और फाइनल स्टेज पर जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थी वो। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको, फाइनल पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है 262 और इनिशियल पर काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास 10,000। तो 262 में से जब मैं 10,000 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास जो चेंज आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो आ जाएगी 262 जूल माइनस 10,000 जूल। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से आंसर माइनस 9,738 जूल। तो इसको आप किलो जूल में चेंज कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 9.7 किलो जूल। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो क्या, ये सी ऑप्शन है माइनस 9.7 किलो जूल, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बिलियर्ड बॉल कोलाइड्स इन एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अ सेकंड स्टेशनरी इडेंटिकल बॉल। मेरे पास दो बॉल हैं बिलियर्ड बॉल, दोनों एक जैसी हैं, एक दूसरे से टकराती है, ठीक है, जबकि ये जो दूसरी है ये स्टेशनरी है। ओके, यानी ये साकन है। आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाइज टू द फर्स्ट बॉल। देखिए हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है, और हेड ऑन कोलिजन है, जबकि बिलियर्ड बॉल की जो कोलिजन्स होती हैं ना उसको हम ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन्स लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ बताए या ना बताए तो बिलियर्ड बॉल की इलास्टिक तो खैर बताया भी है उसने, इलास्टिक कोलिजन है। सो इस सूरत में अगर दो इडेंटिकल बॉल्स हों और कोलिजन इलास्टिक हो तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि अगर उन आपस में टकराएंगी, कोलिजन होगी, तो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि एक अपनी वेलोसिटी दूसरी को दे देगी और दूसरी अपनी वेलोसिटी पहले वाली को मुंतकिल कर देगी। सो जो फर्स्ट बॉल है हमें पूछ रहा है कि उसकी कोलिजन होने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तो यही बॉल मूव कर रही थी किसी भी वेलोसिटी के साथ और दूसरी वाली तो कोलाइड रेस्ट पे थी, तो लिहाजा ये जो बॉल मूव कर रही थी फर्स्ट बॉल, तो ये क्या होगा, ये रेस्ट पे चली जाएगी, दूसरी बॉल की वेलोसिटी ये खुद ले लेगी। सो इसका जो आंसर है फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पे चली जाएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है जी, अ बिलियर्ड बॉल कोलाइड्स इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद द सेकंड आइडेंटिकल बॉल, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन कंपेयर टू दैट बिफोर कोलिजन। तो सिस्टम में दो बॉल्स हैं, एक बॉल रेस्ट पे है, एक बॉल मूव कर रही है, राइट। सो उनकी काइनेटिक एनर्जी उस मूव करने वाली बॉल पे ही मुनहसर है, ठीक है। टकराने के बाद जो पहली थी वो रेस्ट पे हो गई और दूसरी उतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगी, तो इसका मतलब है सिस्टम में पहले भी एक ही बॉल मूव कर रही थी, टकराने के बाद भी सिस्टम में एक ही बॉल मूव कर रही है और दोनों की वेलोसिटीज भी सेम है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो हमने डिस्कस किए, इनको आप अच्छे तरीके से खुद सॉल्व कीजिए और अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा MD CAT के नए सेशन के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।